मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आस्था दमेले है। मैं पलेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी जो पलेरा है वो एक काफ़ी छोटा टाउन है। वहाँ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इतनी अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने वहाँ तक अपनी 7th तक की पढ़ाई वहाँ से करी, और मेरी मम्मी ने एक काफ़ी बेहतर रोल प्ले करा यहाँ मेरी लाइफ में। हमेशा ही रोल प्ले करा, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए पास वाले डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, घर से दूर भेजा। और जब मैं सिर्फ 8th क्लास की थी, तो मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन उनका हमेशा से एम था कि अच्छी एजुकेशन रहेगी तो आगे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसके लिए। तो हमेशा मैं अपनी मम्मी के लिए, कि उन्होंने उस घर के माहौल से उठ के मुझे बाहर भेजा कि नहीं आप बाहर जाइए, प्रायोरिटी दी कि एजुकेशन हमारी काफ़ी अच्छी हो। और पापा ने भी हमेशा हम लोगों को इतनी आज़ादी दी है एक बेटी के तौर पे कि भाई आप पढ़िए, आपका मेन काम है पढ़ना। और इस जर्नी को मुझे अभी तक 5 साल, 2022 में मैंने कोचिंग ली थी, वहाँ से मैंने शुरू करा। 2021 में मैंने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ना शुरू करी थी घर पे ही। तो तब से ही 4-5 सालों में हमेशा मेरे पापा कहते थे कि आपने एक बहुत कठिन रास्ता चुना है, और जब आपने चुना है तो आपको इसमें अपना 100% बस देते जाना है। आपका काम है मेहनत करते जाना, और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, वो जिस दिन देगा अच्छा देगा। तो ये हमेशा कुछ मोटिवेशन रहे हैं जो मेरे पूरी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं। मैंने अपना जो 10th और 12th है वो महर्षि विद्या मंदिर छतरपुर से पूरा करा। फिर डीयू में मुझे एडमिशन मिला रामजस कॉलेज में, वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करा इन फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस। वहाँ एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं, आपको सब्जेक्ट की बेस के फाउंडेशन के बारे में पता चलता है। मेरा टारगेट यूपीएससी क्लियर करना था, और हमेशा से मेरे दिमाग में ये था कि मैं स्टेट पीएससीज भी देती रहूँगी। और स्टेट पीएससीज, क्योंकि मुझे पता है कि स्टेट पीएससीज एंड यूपीएससीज आर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मुझे मतलब लोग काफ़ी सोचते हैं, मेरे इर्द गिर्द भी लोग सोचते थे कि यूपीएससी ही करेंगे वरना स्टेट पीएससीज तो नहीं करेंगे। तो मेरी कभी ये सोच नहीं थी, और ये मेरे घर वाले भी, मुझे लगता है वहाँ से ये आया था, मेरे घर वाले भी ये सोचते थे कि गवर्नमेंट सर्विस इज़ गवर्नमेंट सर्विस, यू हैव टू टारगेट ईच एंड एवरी पेपर दैट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे पापा हमेशा ये कहते थे, कोई भी फॉर्म निकलता था तो पापा हमेशा कहते थे कि ये फॉर्म निकला है, ये भर देना। भर तो देना ही, एग्ज़ाम अगर कोलाइड कर गया तो देना है या नहीं देना है, लेकिन फॉर्म तो भर देना है। हमेशा अपने आप को ओपन रखना है कि आप एग्ज़ाम्स देते रहें। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन आप इतने एक्सपोज हो चुके होते हो सिस्टम से कि आप जब पेपर दे रहे होते हो तो वो एक क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होता है आपके पास। मैंने अभी तक 21 एग्ज़ाम्स दिए हैं, और उसमें से 7 एग्ज़ाम्स में मुझे सफलता मिली है। तो हमेशा आपका फेलियर रेट सक्सेस रेट से ज़्यादा होगा, लेकिन वही फेलियर आपको हमेशा एक्सपीरियंस देता है कि आप आगे बढ़ें। और आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल्स उन फेलियर्स का, कैसे आपने उसको टैकल किया, उसी का होता है। मेरी जर्नी जो शुरू हुई, मैंने 2021 में एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू करा था। उनको पढ़ के क्या मुझे याद रही हैं अभी तक? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो एक मार्केट में फिनोमेना चलता है कि एनसीईआरटीज़ तो आपको पढ़ लेनी चाहिए, तो एज अ बिगनर मैं वहाँ आई और मैंने कहा सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे मेरी सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी हैं, उसका कोई भी नॉलेज मुझे याद नहीं है अभी। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जैसे ज्योग्राफी के मेरे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटीज़ की वजह से ही क्लियर हुए। हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ पढ़ी, मुझे उसका कोई भी फैक्ट याद नहीं है, मुझे कहानी याद है कि क्या हुआ, लेकिन
उसके लिए मैंने 2022 में विजन IAS से फाउंडेशन कोर्स करा था अपना। 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो वो एक बहुत शैटरिंग मोमेंट था, क्योंकि हमेशा जब भी मैंने एजुकेशन में अपने 10th-12th में परफॉर्म किया है तो मैं हमेशा टॉप चैलेंज परफॉर्म करना चाहती थी, मैं हमेशा टॉप नॉच रहना चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपना बेस्ट दे दूं एजुकेशन में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था मुझे। हमेशा वो मुझे विश्वास करते थे, हमेशा मेरे कैलिबर को सपोर्ट बैक करा है उन्होंने। तो मुझे था कि मैं भी अपना 100% दूं, वरना मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही हूँ और मेरा कर्तव्य बनता था ये कि मैं अपना 100% दूं। लेकिन वो प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, कोचिंग ख़त्म करती थी, क्लासेस ख़त्म करती थी, कॉलेज की भी क्लासेस ख़त्म करती थी, उसके बाद डेली टारगेट्स मेट करती थी। ये सब करके भी जब नहीं हुआ तो लगा कि पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, कुछ और भी है जो एक रोल प्ले कर रहा है प्रीलिम्स में, जिसकी वजह से प्रीलिम्स होगा। उसके बाद आगे 6 महीने जब इस फेलियर के बाद आई वॉज इन दैट मोड कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा है। मैं सुबह उठती थी, रोज़ डेली उठती थी, मैं नेटफ्लिक्स खोल लेती थी, यूट्यूब खोल लेती थी, कुछ भी देखती थी और मैं सो जाती थी। फिर अगले दिन सुबह उठ के मैं यही करती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैंने पढ़ लिया है, मैंने जितना ज़्यादा पढ़ सकती थी मैंने पढ़ लिया है और मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, तो मैं अब क्या करूं। वो 6 महीने वो ऐसा फेज़ था जब आई वॉज़ वेरी डाउन, आई वॉज़ कि क्या करूं मुझे नहीं पता था। बस मैं अगले प्रीलिम्स का वेट कर रही थी। पूरे 6 महीने मेरे दिमाग में बस अगले प्रीलिम्स की डेट चलती रहती थी कि ये डेट आएगी, उसके पहले मैं सब कुछ रिवाइज़ कर लूँगी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, उसी से मेरा हो जाएगा। तो वो थोड़ा डाउन फेज़ था। उसके बाद मैंने 2024 का प्रीलिम्स दिया, उसके लिए अपेयर हुई और उसमें मैं बहुत श्योर थी कि इस बार प्रीलिम्स हो जाएगा, और उस बार मेरा प्रीलिम्स 0.7 मार्क्स से रह गया। यहाँ मेरा बहुत सेल्फ डाउट आ जाता है, आपको मार्क्स नहीं पता चलते तुरंत, तो बहुत सेल्फ डाउट आ गया था कि भाई हम तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, कोई और लोग होते होंगे जो UPSC निकालते हैं, हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। लेकिन फिर 2024 के बाद मैंने सोचा कि कुछ और देखना पड़ेगा, जो मैंने आज तक पढ़ा है वो किस किस एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ हो सकता है, किस किस एग्ज़ाम से उसका सिलेबस मिलता है, उसको फिर मैंने फाइंड आउट करना चालू किया। तभी RBI का एग्ज़ाम निकला था, मैंने वो भी दिया, नाबार्ड का एग्ज़ाम निकला था, वो दिया, लेकिन दोनों में ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही मेरे जोन के तो नहीं थे। फिर स्टेट PSCs में बिहार के फॉर्म निकले थे और UP के फॉर्म्स निकले थे, और उसमें मुझे लगा ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे अच्छे से पढ़ के देनी चाहिए। मैंने 15 सितंबर को, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, 15 सितंबर को मैंने घटना चक्र उठाई जो PYQs होते हैं, और मैंने उनकी PDF डाउनलोड करी और मैंने टॉपिक वाइज, जैसे जनरल साइंस हो गया जो UPSC में इतना नहीं पूछा जाता, जनरल साइंस की, जियोग्राफी की और इंडस्ट्रीज़ वगैरह के ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, ये सारे उससे कवर करे। वो उसका फॉर्मेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 100-150 क्वेश्चन जितने ज़्यादा PYQs आए होते हैं उस हिसाब से उसमें सारे कवर किए रहते हैं। तो ये मैंने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1 महीने में जियोग्राफी का सब्जेक्ट हो गया, साइंस का सब्जेक्ट हो गया, ये कवर किया। जो आई दृष्टि की मैगज़ीन आती है मंथली, मैंने उनको भी डाउनलोड कर लिया था और उसके मैं हेडिंग्स पढ़ती थी, जैसे सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव हो गया, बिजनेस कंडक्ट हो गया, ये सारे पढ़ती थी। और उससे मेरे ये था कि मेरी मंथली न्यूज़ कवर हो गई है, क्योंकि तब तक मुझे कोई मार्केट में कंपाइलेशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद दिवाली थी तो मैं अपने घर गई, काफ़ी अच्छे से मुझे दिवाली घर पे मनाना, आराम से सुकून से बिना किसी टेंशन के मुझे घर जाना होता है। ये मेरा साल भर में एक रहता है कि दिवाली आएगी तो मैं अपने घर जाऊंगी। फिर वहाँ थी तभी मुझे रियलाइज़ हुआ पेपर पोस्टपोन होता जा रहा था और तभी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे। लेकिन बिलीव मी, इन दी प्रोसेस आपको अपने टारगेट से भटकना नहीं है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना 100% उस एग्ज़ाम डे के लिए कैसे प्रिपेयर रहेंगे, और उस पे ही आपको सारा फोकस करना है। जितनी भी मैगज़ीन, टेस्ट सीरीज़, मार्केट में जो भी चल रहा है, आपको अपने आसपास ब्लाइंडर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लरिश है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक चूज़ करनी है, उसके पहले 1 दिन का टाइम लीजिए, रिसोर्सेज देखिए, चूज़ करिए। लेकिन जिस दिन चूज़ कर लिया उसके बाद बस उसी को पढ़ना है, उसी को हर बार उसी को ही पढ़ना है। एक बार चूज़ करने के बाद रिग्रेट नहीं करना है। 1 महीना मिला है, 2 महीने मिले हैं, 3 महीने मिले हैं, आप उनको पढ़िए, बार बार पढ़िए, उससे हो जाता है।
उसके बाद मैंने 3 बुक्स खरीदी बिहार स्पेसिफिक के लिए, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक का मुझे नॉलेज नहीं था, मैं बिहार से बिलोंग भी नहीं करती हूँ, तो मुझे थोड़ा था कि मुझे उसकी जियोग्राफी पता होनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। तो एडुटेरिया की मैंने 2 बुक्स वो खरीदी। एक नेशनल स्पेसिफिक करंट अफेयर आता है कंपाइलेशन, और एक बिहार स्पेसिफिक, ये दोनों। और बिहार स्पेसिफिक के लिए जो स्टैटिक पोर्शन रहता है उसके लिए काफ़ी मोटी बुक एक सजेस्ट करी जाती है। मैंने वो देखी और मैंने कहा नहीं, 1 महीने में मुझसे ये तो नहीं हो पाएगी। आई वॉज वेरी श्योर, और मुझे पता था कि ठीक है 15-20 सवाल आएंगे तो पतली बुक से 15 सवाल तो हो जाएंगे, 20 नहीं होंगे तो 15 तो हो जाएंगे। आई वॉज वेरी श्योर कि 1 महीने में इतनी रिस्क ली जा सकती है। तो मैंने आई दृष्टि घटना चक्र की ही आती है, नो योर बिहार करके शायद, तो मैंने वो बुक खरीदी और उससे मैंने अपना बिहार स्पेसिफिक ख़त्म करा। आई दृष्टि की जो ईयरली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर का, मैंने वो भी रखा। तो मैंने करंट के लिए 2 मैगजीन्स फॉलो करी थी, और मुझे लगता है उससे आपको ना एक बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेम रहती हैं तो आपकी रिवाइज भी हो जाती हैं, और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ यूपी में चल रहा है, जैसे बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जो यूपी में चल रहे हैं और वो पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर में चल रहे हैं जो। तो मैंने ये करंट अफेयर के सोर्सेस फॉलो करे। साइंस के लिए मैंने वो घटना चक्र के PYQs जो मैंने कर रखे थे, उन्हीं को, जो मैंने सितंबर-अक्टूबर के बीच में करे थे, उन्हीं को मैंने रिवाइज़ करना चालू कर दिया। मैं हाईलाइट कर लेती थी, अब दूसरे रिवीजन में मैं सिर्फ हाईलाइट वाला पोर्शन ही पढ़ती थी। जियोग्राफी के लिए भी मैंने घटना चक्र का ही करा, और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मेरा फाउंडेशन कोर्स के नोट्स थे, लेकिन मैं उनको रिवाइज़ कर पाऊँ उतना टाइम नहीं था। तो एडुटेरिया का ही सर का मैराथन है एक, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उससे मैं उसको 1 की स्पीड में देखती थी और मैं अपने नोट्स को सामने रखती थी। तो सर का चल रहा है, जो भी टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 1857 रिवॉल्ट पढ़ा रहे हैं, तो मेरी नोट्स में मैं भी 1857 रिवॉल्ट खोल लूँगी, और उसमें जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है वो पढ़ते जाऊँगी और सर का सुनते जाऊँगी। तो मैंने अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इस तरह से रिवाइज़ करी थी। पॉलिटी के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन भी स्टेट PSCs में कम ही आते हैं पॉलिटी के, तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उसमें जो मैंने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, बस मैं आर्टिकल्स याद करके गई थी, और जो 1 to 11 चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के, वो करके गई थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेट PSCs में कि प्रीएम्बल में कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं, ये सारे टर्म्स। तीसरी बात, मेरा PYQs पे हमेशा रिलाई करना, चाहे वो UPSC हो चाहे वो स्टेट PSC हो। मैंने 5 इयर्स के PYQ डाउनलोड कर लिए थे, और मैं उनको देखती थी कि अच्छा कैसे सवाल पूछते हैं स्टेट में, कैसे कौन से आंसर्स होते हैं इसके, उनको सॉल्व करती थी। एक बार करती थी, फिर दूसरी बार आके 8 दिन बाद फिर दूसरी बार करती थी, और हमेशा मेरा टारगेट बेस्ड स्टडी होती थी। मैं घंटों में डिवाइड नहीं करती थी अपने दिन को, ऐसे टारगेट में डिवाइड कर लेती थी कि इस टारगेट को कंप्लीट करने में मुझे इतना टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से मैं अपना दिन 1 दिन पहले ही प्लान करके रखती थी, ताकि मुझे मोटिवेशन रहे अगले दिन में जब सुबह उठूँ तो मैं उन्हीं टारगेट को बेस करूं, उन्हीं टारगेट को बैक करूं। और मेरे रात को सोते सोते अगर 80-90% भी हो जाता था तो मैं उसको बहुत एक सक्सेस मानती थी, और इसी तरह मैं खुद को मोटिवेट भी रखती थी। ये पूरी 5 साल की ड्यूरेशन में मुझे हमेशा यही बैकिंग रही है कि मैं पढ़ रही हूँ। और मेरे जो मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे हमेशा ये कहता था कि तुम्हारी जो अचीवमेंट है वो तुम्हारी डेली प्रोग्रेस है। रिजल्ट्स बस एक दिन आएंगे और अगले दिन हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन जो रियल प्रोग्रेस है, रियल तुम जो ज़िंदगी जीना सीखोगी, वो इन्हीं एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में, फेलियर्स में, जब तुम प्रिपेयर कर रही हो, जब तुम अपने उठ के हर रोज़ डेली टारगेट सेट कर रही हो, उसमें ही सीखोगी। तो उस ड्यूरेशन मेरा ये पूरा प्लान रहता था। सुबह से उठती थी, मैं 1-2 स्लॉट में सब्जेक्ट पढ़ती थी, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ सकती, मैं बहुत बोर हो जाती थी। तो मैं जैसे जियोग्राफी रख लिया और साइंस रख लिया, और इसके बीच में मैं एक करंट अफेयर का रखती थी। ये 3 स्लॉट में डिवाइड करके अपना टारगेट कंप्लीट करती थी। ये मैंने 7 नवंबर से शुरू कर दिया था, और बिहार का पेपर 13 दिसंबर को था, और यूपी का पेपर 22 दिसंबर को था। तो बिहार का पहले था, तो मेरे दिमाग में था हम बिहार के लिए प्रिपेयर करेंगे, यूपी का पेपर देंगे लेकिन बिहार के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर जो 7-8 दिन बचेंगे सब कवर हो गया होगा बेसिकली स्टेट PSC में जो करा जाता है। यूपी और बिहार में मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफरेंस है, सिर्फ बिहार स्पेसिफिक और यूपी स्पेसिफिक का डिफरेंस है। और अगर आपने वो किसी एक किताब से कर लिया तो आप सॉर्ट आउट रहेंगे आगे के लिए। मैंने ये करा,
1 महीने मैंने यही प्लान फॉलो करे, जिसमें साइंस के लिए मैं बता चुकी हूँ। ज्योग्राफी के लिए मैंने जो घटना चक्र से ही रिवाइज़ करा था, साइंस के लिए मैंने उसी से करा था, और करंट अफेयर के लिए मैंने अपने सोर्स बता दिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने रिवाइज़ करी थी, और जो मेरे नोट्स बने हुए थे फाउंडेशन क्लास से, उनको रिवाइज़ करा था। इसके साथ बिहार स्पेसिफिक के लिए मैंने वो बुक फॉलो करी थी, और उस बुक में हमें लगता है बहुत पतली बुक है, लेकिन उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से एक सवाल बन सकता है, तो मैंने वो करा था। एक और मैंने बहुत अच्छी चीज़ करी थी, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी बहुत इमेज से याद होती है कि कैसी इमेज है मेरे पास, तो मैंने बिहार के मैप डाउनलोड कर रखे थे, जिसमें एक रिवर का मैप था, जिसमें एक एग्रीकल्चर ईल्ड का मैप था कि राइस कहाँ होता है, वीट कहाँ होता है, मेज कहाँ होता है। तो इनके मैंने 7-8 तरीके के मैप डाउनलोड कर रखे थे, और मैं उनको हमेशा अपने सामने रखती थी। इससे मुझे बिहार की लोकेशन बहुत अच्छे से याद हो गई थी, वाटरफॉल्स की लोकेशंस, और जो भी रिजर्वायर हैं वहाँ पे, जो भी वेटलैंड्स हैं उनकी, तो ये सारे डाउनलोड कर लिए थे। तो जब आपके पास मैप सामने होता है ना, तो आपके प्रीलिम्स में जब सवाल आएगा कि ये वेस्ट चंपारण में है या अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बहुत क्लियर रहेंगे, क्योंकि आपके सामने इमेज से आपने पढ़ा है, पिक्टोरियल इमेज याद रखी है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स में इसके दौरान मुझे जो भी टॉपिक लगता था कि PYQ में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो मैं उसको नोट कर लेती थी, और उससे YouTube पे जाके सर्च करती थी, जिसकी वीडियो भी मुझे समझ आई। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स से, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, टॉपिक वाइज मैं वीडियो सर्च करती थी। मान लीजिए रिवर का कॉन्सेप्ट है, तो रिवर किसी ने बहुत एनिमेटिक तरीके से समझा रखी है, तो मैं वो जाके देख लूँगी। और कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं वो यूट्यूब पे सर्च करूँगी, जनरली देखूँगी, और उसका जो भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया होगा वो वहाँ से पढ़ लेती थी, और अपना एक छोटा सा नोट्स बना के छोटा सा वहीं स्टिक कर लेती थी, ताकि मैं वो बार बार रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैराथन मैंने देखा था जो सर का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उसमें मुझे जो भी न्यू टर्म्स मिले थे, जो बिहार स्पेसिफिक थे, वो मैंने अपनी कॉपी में ही नोट कर लिए थे। तो अभी मेरी कॉपी में कांग्रेस सेशन लिखा है, तो कांग्रेस सेशन बिहार में कहाँ हुए थे, बिहार के कौन कौन से मेंबर्स थे, ये सारा मैंने वहाँ ऐड कर लिया था, क्योंकि मैराथन में वो सर पढ़ा रहे थे। साथ ही एडुकेट भारत की डायरेक्ट हिट सीरीज़ है प्रीलिम्स के लिए, उससे मैंने कई सवाल देखे हैं कि वो मैं देखती थी वीडियो, और उससे सवाल नए आपका दिमाग चलता है कि अच्छा ऐसा सवाल आ गया तो हम क्या करेंगे। बाकी प्रीलिम्स में मैंने अभी तक दूसरा बिहार का प्रीलिम्स भी दिया था, वो भी मेरा क्लियर हुआ है, और मैंने देखा है 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक कि आप स्टैटिक कितना अच्छे से कवर करके आए हैं, और वही स्टैटिक है, वही बेसिक जो स्टैटिक है, इतना ही पोर्शन है, इसी को आपको बार बार करना है, और उससे आपकी 60 to 70% उसी से सवाल सॉल्व होंगे। उससे क्लियर नहीं होगा, आप बॉर्डर पे रहेंगे, लेकिन 60 to 70% सवाल उसी से सॉल्व होंगे। फिर दूसरा आता है कि बहुत टफ सवाल आ गए, नए सवाल आ गए, जैसे 71st में उन्होंने नए काइंड ऑफ सवाल पूछे। सवाल नए काइंड ऑफ नहीं थे, G20 का जैसे एक सवाल था शायद, तो वही सवाल था कि कौन सा कितने नंबर का ये G20 था, कहाँ पे हुआ था, तो उन्होंने ये घुमा के ट्विस्ट करके ऑप्शंस दे दिए थे, राइट। और फिर तीसरा है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। तो जब ये कठिन सवाल आते हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपने कितने नए पैटर्न के सवाल देखे हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलती हैं, एंड बिलीव मी, मैंने एक भी मॉक नहीं दिया प्रीलिम्स के पहले, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने PYQs बहुत देखे। PYQs से ये आइडिया लगता है कि आप एक सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपका एक क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करता है, जो सबसे ज़्यादा काम आता है प्रीलिम्स में बैठ के, क्योंकि 60-70% सवाल आपके नॉलेज से हो जाएंगे, जो भी स्टैटिक पढ़ के आए हैं हो जाएंगे। और बिलीव मी, जो नए तरीके के सवाल आते हैं वो कोई भी पढ़ के नहीं जाता, और जिनका क्लियर होता है वो क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करते हैं, और उससे सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चन। दैट इज़ द ट्रुथ। ऑल्सो ये सवाल मैं कैसे टैकल कर पाई, तो इनके लिए मैंने यूपी के भी काफ़ी PYQs देख रखे थे। ऑल्सो मैं UPSC के जो बहुत सारे PYQs हैं, मैं तो कहूँगी आप 10 साल के PYQs रख लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ आपको सबके आंसर पता लग जाएंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि एक कोई भी नया सवाल है, आपने खैर उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन नहीं पढ़े हुए सवाल को आपको कैसे टैकल करना है, आपको कैसे
4 ऑप्शन है तो 4 से आप 2 पे कैसे पहुंचेंगे, 3 पे कैसे पहुंचेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे और फिर उन 2 में से किस आंसर को टिक करके आएंगे। ये तभी होगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर आप इसको मॉक से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए PYQs रेफर करे थे, यूपीएससी के 10 ईयर के PYQs और यूपी के और बिहार के। देखिए बिहार को आप अगर आइसोलेट करके पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपके पास कम एक्सपीरियंस होगा। जब आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आप बिहार भी निकाल ले जाएंगे, मैं इस स्ट्रेटेजी पे बिलीव करती हूँ। उसके बाद ये था, और एक जो एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम आता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमारे अंदर। और पहला जब मैं बिहार का प्रीलिम्स दे रही थी तो तब तक मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन एक मैं बस खुद को ये करती थी कि पढ़ा है तो कर लेंगे, वहाँ पेपर सॉल्व करना है, वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है प्रीलिम्स में कि क्या होगा, फ्यूचर इस पे डिपेंड है। इतना सब सोचेंगे तो आप ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुके हैं। तो प्रीलिम्स का जो, मैं बोलती हूँ प्रीलिम्स का जो खेल है वो सिर्फ उस दिन के लिए है। उस दिन आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उस दिन आप क्या सोच रहे हैं। और मैं सिर्फ ये सोचती थी कि मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ, मुझे पेपर में वो कैसे लगानी है। और मैं मानती हूँ 2 तरीके के पेपर आते हैं। एक पेपर वो होता है जिसमें बहुत सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आंसर दिए रहते हैं, जैसे 70th BPSC में आया था। उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएंगे, बस आपको टाइम मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और वो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी तय कर लीजिए। मेरी स्ट्रेटेजी होती थी, मैं पहले एक राउंड में पेपर करती थी, जो सवाल पे मैं शॉर्ट हूँ उनको टिक मार्क करती थी। एक बार 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तक देख लिए, फिर वापस आती थी और मार्क करती जाती थी पेंसिल से। फिर दूसरे राउंड में मैं पेन का यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पहले राउंड में मैंने कौन से क्वेश्चन सही करे हैं और दूसरे राउंड में कौन से क्वेश्चन सही करे हैं। अब दूसरे राउंड में जिन पे भी मैं 2 ऑप्शंस पर पहुँच पाई, 2 एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शंस पर पहुँच पाई, तो अब मेरे पास रहता था ये शॉर्ट है। अब आप देखिए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। जो अटपटा नया कहीं से भी क्वेश्चन आता था उसमें 2 के बाद मैं अपना एक लॉजिक लगा के, कोई भी लॉजिक मुझे याद आया मैं उसको टिक कर देती थी। क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन पे फंस गए, अब ज़्यादा टाइम देंगे तो उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन पे व्यतीत कर चुके होते हैं। लेकिन 70th BPSC में एक नया ट्रेंड देखा, बहुत सारे नए तरीके के क्वेश्चन दिखे। और मेरे पेपर में तो ऐसा था कि पहले 20 क्वेश्चन पूरे ही मुझे लगे कि ये कहाँ से आ गए। मैं तो पूरा स्टैटिक पढ़ के आई थी, मैं तो देख के आई थी कि स्टैटिक से पूरा सवाल पेपर हो जाएगा, लेकिन बहुत ही नए तरीके के क्वेश्चंस थे। तो एट दैट टाइम ऑल्सो व्हाट हैज़ मैनेज्ड मी कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पेपर दे रखे हैं, मैंने 20-21 एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, तो उनका जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है मुझे वो याद आता है। इस साल का UPSC का भी जो पेपर था वो भी इसी तरह का था कि बहुत नए तरीके के क्वेश्चन आ गए थे। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि मुझ पर कुछ नहीं बन रहा, इस पर यह सोचना है जो सामने है उस पर मैं आंसर में पहुंच जाऊं, मैं अपना पेपर कंप्लीट कर दूं। मैं सोच के आई हूं कि मैं 2 टाइम में पेपर कंप्लीट करूंगी, तो मैं 1 घंटे में 1.5 घंटे में कितना ख़त्म करना था मुझे, मैं बस जल्दी जल्दी पढ़ के जहाँ जहाँ पहुँच रही हूँ कर दूँ। टाइम मैनेजमेंट पे और अपना क्वेश्चन पढ़ के जो भी आंसर समझ आ रहा है उसको टिक करने पे ध्यान देना है। मानिए कि जब भी कठिन पेपर आता है कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, और जब आप ऐसे करेंगे तो आपका नेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। 71st BPSC में भी पहले क्वेश्चन करंट अफेयर के मेरे ऊपर से जा रहे थे, मैं आंसर पे 20 क्वेश्चंस तक सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैं शॉर्ट आंसर पे पहुंची थी, लेकिन सब में मैं एलिमिनेट करते गई थी। अच्छा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो 3 ऑलरेडी आ गए, तो अगली बार जब मैं आऊँगी तो मेरे लिए काम आसान हो गया। इसमें बस आगे बढ़ते जाना है, बस देखते जाना है कि अच्छा क्या हो रहा है। तो मेरी पहला राउंड यही रहता था कि देखती जाऊँ पेपर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जहाँ एकदम आता है उसको टिक मार दूँ। और दूसरे में मुझे पता था कि मुझे 130 करने ही हैं, 130 में रखती थी अपने एम में। तो मेरे 70th में मैं 128 करके आई थी, और 79th ये जो 71th है उसमें मैं 71st में भी मैं 126 करके आई थी, क्योंकि बहुत अजीब सवाल थे। लेकिन जब मैंने नेट आके देखा तो नेट आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। ऑल्सो मैं कभी लक फैक्टर को नेग्लिजिबल नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने अपना एक बड़ा एग्ज़ाम 0.7 मार्क्स से मैं रह गई हूँ क्वालिफाई करने से। तो मुझे लगता है कि लक आपके साथ होना
आपके स्टार आपके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी पेपर निकलता है। लेकिन आप इसको अपनी मेहनत का अल्टरनेटिव नहीं मान सकते, आपको अपनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपके स्टार अलाइन होंगे तब आपका पेपर निकलेगा। ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी स्टार अलाइन नहीं है तो आपको वो मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल, और जब भी आपके स्टार अलाइन होंगे तो वो सक्सेस आपके पास आ जाएगी। 17th प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद 8 दिन का मेरे पास टाइम था। 22 को यूपी का पेपर था और उसमें भी मैंने 8 दिन सिर्फ यूपी स्पेसिफिक रिवाइज करा, क्योंकि ये सारा जो साइंस वगैरह का था ये सारा मेरा ऑलरेडी रिवाइज था। तो यूपी का रिवाइज करके मैं पेपर देने गई और वो उस साल का वो वाला पेपर भी बहुत टफ आया था और मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे था कि मैं जो भी डाउटफुल सवाल हैं उनमें वो मार दूं जो मुझे सबसे लॉजिकल लग रहा है, और जो मैं स्टैटिक प्रिपेयर करके आई हूँ उनमें श्योर शॉट लगा दूं। एंड बिलीव मी, उस साल मैं कट ऑफ से 13 नंबर ज़्यादा लाई थी। तो ये नहीं था कि मुझे सब सवाल आते थे, सबके लिए वह सवाल नए ही होंगे, बाहर से ही आए होंगे, लेकिन आपका हो जाएगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंस थे। आपका ये था कि आपको टाइम ख़त्म करना है, पेपर ख़त्म करना है टाइम से। उसके बाद मेंस का रिज़ल्ट आया, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया 23 जनवरी को, और उसके बीच में मैंने चेक कर लिया था 9900 कुछ मार्क्स आ रहे थे मेरे बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो मुझे था कि मेंस लिखना है, लेकिन मैं जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक श्योर शॉट नहीं होती कि हो गया है प्रीलिम्स, क्योंकि मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी आंसर बदले जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने यूपीएससी के जो PYQs थे उनको देखना चालू करा। उनमें जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन था, उसको जियोग्राफी का पोर्शन बहुत कॉमन है यूपीएससी से, तो मैंने उसके सवाल लगाने चालू करे ताकि मुझे एक आंसर राइटिंग की हैबिट तो आ जाए। तो मैंने 15-20 दिन वो करा। फिर 23 जनवरी से मुझे श्योर हो गया था कि अच्छा मुझे मेंस लिखना है, और एग्जैक्ट 3 महीने थे मेरे पास, और मुझे पता था कि 3 महीने में मैं कर लूँगी, बस इतना विश्वास था मैं कर लूँगी। अब इसके लिए मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स काम आए। एक तो GS मास्टर को मैं मेंशन करना चाहूँगी। प्रीलिम्स के दौरान GS मास्टर हर दिन, वो जो सर हैं हर दिन या हर दूसरे दिन आते थे, और वो 3-4 मिनट की वीडियो डालते हैं, बहुत छोटी सी, लेकिन वो बहुत मोटिवेटिंग वीडियो होती थी कि उन्होंने बोला कि आज आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो भले मैं कोई दूसरे टॉपिक्स करूं, लेकिन उन टॉपिक्स से मुझे आइडिया लग जाता था कि अच्छा ये टॉपिक मेरे कवर हो गए हैं, ये बचे हुए हैं, तो मैं उनको लिस्ट डाउन कर लेती थी और मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से उन टॉपिक्स को कवर कर लेती थी। और वो सर आके रोज़ एक छोटा सा मोटिवेशन दे जाते थे। मैं तब नोएडा में रह रही थी अपने फ्रेंड के घर में, तो मैं मतलब आसपास मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हों, जिनके साथ पीयर ग्रुप नहीं था बेसिकली। तो वो सर आके बोलते थे कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे इस बार आप अपना ध्यान दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई रोज़ कर रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना है। तो वो एक जो कंपटीशन की भावना होती है कि हाँ सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, सारे बच्चे 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। अगर मुझे भी कंपटीशन में रहना है, आफ्टर ऑल इट इज़ अ कंपटीशन, तो मुझे अपना रोज़ का टारगेट कंप्लीट करना होगा। तो उसके बाद जब मेंस के लिए आया, तो मेंस में सबसे पहला मेरा काम था, मैंने प्रिंट करा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपके पास होता है तो आप बहुत क्लियर होते हो कि आपको कौन कौन से सब हेड्स प्रिपेयर करने हैं, ऐसे GS1 और GS2। मुझे लगता है आपकी सिलेक्शन में, आपकी रैंक में सबसे बड़ा रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी चीज़ का है तो वो है मेंस एग्ज़ाम्स का। और मेंस एग्ज़ाम्स आप कुछ बातों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एक तो आपका कंटेंट, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। सारे बच्चे बेसिकली मार्केट में कोई भी कोचिंग उठा लीजिए, मोर और लेस आपको सेम कंटेंट मिलेगा, लेकिन जो आपको अलग बनाएगा वो प्रेजेंटेशन है। ऐसा बोलते हैं कि हर क्वेश्चन में आपने एक कोई अच्छी चीज़ करी और आप सबसे एक स्टेप 1% आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसमें आप हर में 1% आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप 50-60% सबसे आगे बढ़ जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिशन से है, और वहीं से आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी। तो मुझे लगता है मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसकी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्लान करते हैं। तो मार्केट में ना बहुत टेस्ट सीरीज़ का हवा बना है कि हर टेस्ट लिखने हैं, ये टेस्ट लिखने हैं, वो टेस्ट लिखने हैं। मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं इसके झंझट में कभी नहीं पड़ी और मैंने हमेशा वो करा जो मुझे सही लगा, और वो था कि मैं हर 4 दिन में टेस्ट लिखूं। मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी टेस्ट शेड्यूल कैसे होते हैं, मुझे लगता है हर संडे या हर सैटरडे लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसा प्रिपेयर करा कि GS1 मैंने उठाया, तो GS1 में DI था,
तो DI एक ऐसा पोर्शन था जिसको बोलते हैं कि 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स मिलते हैं उसमें। तो मैंने अपना दिन का 1 घंटे का स्लॉट जो शाम को 7 से 8 बजे का था वो मैंने DI को दिया। मैं DI के PYQs मैंने वो बुक ले ली थी और उस बुक से मैं सवाल सॉल्व करती थी और उसको देखती थी कि अच्छा मैंने कैसे किया। 1 घंटे के स्लॉट में 2 सवाल होते थे तो मैं 2 सवाल को करती थी और मुझे लगता है वो 3 महीने मैंने कंसिस्टेंट करा है। उसके बाद ऐसे का पेपर ऐसे के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक BPSC विद एजुकेट भारत @21, तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होते थे। तो होता क्या था, उनको यूज़ मैं कैसे करती थी कि एक टॉपिक आपको बता दिया और मैं वो पॉज कर देती थी वीडियो जो भी मैं देख रही हूँ और उसके बाद मैं अपना ब्रेनस्टॉर्म करती थी कि अच्छा ये टॉपिक है तो मैं इसको कैसे सब हेड में डिवाइड करूँगी, मैं इसमें व्हाट बताऊँगी, मैं इसमें इंट्रोडक्शन क्या लिखूँगी, बस ऐसे पॉइंटर्स बना लेती थी कि इंट्रो में ये लिखूँगी, फिर कनेक्ट ये करूँगी, हेडिंग ये बनाऊँगी, इस हेडिंग में ये लिख दूँगी। तो ऐसे एक पेज पे अपना ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, फिर वीडियो खोला, फिर सर का सुनती थी कि अच्छा सर ने किस तरह उस टॉपिक को डिवाइड करा है, सर उस टॉपिक को किस तरह मेंशन कर रहे हैं, और जो जो मुझे उनके पॉइंटर्स ऐड ऑन लगते थे, जो जो उनके नए डायमेंशंस लगते थे, मैं वो वहाँ ऐड कर लेती थी। तो एक ये ब्रेनस्टॉर्म सेशन करती थी और सिमिलर एक कॉन्सेप्ट माइंड्स करके सर है, वो रोज़ या जो भी उनके वीडियोस डले थे टॉपिक वाइज, तो मैं उनको देखती थी। वो भी यही ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते थे, तो मैं पहले उस टॉपिक से अपना कॉन्सेप्ट निकाल लेती थी, मैं कैसे सोचूंगी, और फिर सर की वीडियो देखती थी, जो भी मुझे नया लगता था वो कर लेती थी। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेनस्टॉर्म। कुछ ऐसे कोट्स रहते थे जो मैं प्रिपेयर कर लेती थी और मेरे वो फोल्डर्स बना लिए थे कि विमेन पे, क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंट पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, फॉरेन पॉलिसी पे। तो ऐसे मैंने टॉपिक्स डिवाइड करके मैंने वो बना लिए थे। कुछ ऐसे कोट्स भी थे जो कहीं भी चल जाते थे, बहुत अच्छे कोट्स थे और मुझे बहुत मज़ा आता था वो करने में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आप नया कॉन्सेप्ट ला रहे हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते थे, एक बेटर इंडिया करके वेबसाइट है, उससे आप जितना ज़्यादा रखेंगे एग्जाम्पल्स उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तीसरी एक चीज़ है, आप अपने ऐसे में जितने अच्छे करंट अफेयर के एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप उतने डालिए, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर UPSC PCS। उसमें सर रोज़ डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देते हैं। तो 23 जनवरी से 10-15 अप्रैल तक मैंने रोज़ सर के वो न्यूज़पेपर के एनालिसिस देखे। उससे क्या होता था, उसमें मान लीजिए सर ने 4 टॉपिक या 5 टॉपिक ऑफ करंट अफेयर बताए, तो उन 4-5 टॉपिक को मैं लिस्ट डाउन कर लेती थी। जैसे आज बताया USA कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर हो गई थी, जैसे ईरान और US के बीच में कुछ चल रहा था, जैसे कोई भी वॉर चल रहा है, कोई भी ट्रीटी साइन हुई है, तो बस मैं उसको एक पॉइंट में मेंशन कर लेती थी। तो ऐसे मेरे 4-5 पेज में A4 साइज शीट में पूरे 2-3 महीने के पॉइंट्स आ गए थे कि अच्छा US में ये चल रहा है, कोई भी कीवर्ड, मागा, जब इलेक्शंस चल रहे थे तो मागा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर ये आप अपने आंसर्स में लिख के जाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो करंट अफेयर के जो वो नोट्स है ना, वो आपका इनरिच्ड मटेरियल है। आप जितना ज़्यादा उनको आंसर्स में लिखी होंगे, और वो कैसे लिख पाएंगे, जब मेरे पास थे फिर मैं उनको रिवाइज करती रहती थी। वो 7-8 पेज मैंने कम से कम 7-8 बार पढ़ लिए थे। तो जब एक रशिया का क्वेश्चन आया था, तो रशिया के क्वेश्चन में मैं यूक्रेन की कुछ साइट्स मेंशन करके आई थी, मैं कुछ कीवर्ड्स मेंशन करके आई थी जो आपको डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर से मिल जाएंगे। तो ये एक पोर्शन लगता है मुझे, क्योंकि जनरल कंटेंट सब लिखेंगे मेंस में, आप उसको कैसे और अच्छा बना दे रहे हैं कुछ पॉइंटर से, वो डिपेंड करता है। मेरा दूसरा आर्ट और हिस्ट्री के लिए मैंने 1 पेजर नोट्स तैयार कर लिए थे। पाला आर्ट आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसमें आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे। पाला आर्ट आता है, संथल रेबेलियन आता है, तो मैंने 2 पेज में, और हमेशा अपने पीयर ग्रुप पे बहुत रिलाई करी है। मेरे लिए वो पीयर ग्रुप था कि मान लीजिए टॉपर्स कॉपी है या कोई भी कॉपीज़ हैं, उसको मैं 4 दिन का टारगेट रखती थी। 4 दिन में मुझे 4 या 8 या 10 टॉपिक तैयार करने हैं। जो चौथे दिन है मैं उसका एक टेस्ट लिखूंगी। तो उसके लिए मैंने एजुकेट भारत का जो है वो पर्सनलाइज्ड मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें ज्वाइन करिए, उसमें ज्वाइन करा था। तो उससे आपको हर दिन के टारगेट मिल जाते हैं आपको, और आपको वो करने हर 4 दिन के 8 दिन के टारगेट मिल जाते हैं। तो आपको वो 4 टारगेट पढ़ने हैं, फिर उसके बेसिस पे आप एक सॉल्व करेंगे पेपर। तो उससे क्या होगा, आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगते जाएंगे। मैं हर 4 दिन में एक पेपर करती थी, और वो
1-1.5 घंटे का पेपर होता था, लेकिन आपकी उसकी लिखने की जो स्पीड है आपकी वो उसी से आएगी। आप एक हफ्ते में एक पेपर लिख के बैठ जाइए, फिर आप 15 दिन में एक पेपर देख रहे हैं, उससे स्पीड आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसके बाद GS1 के लिए मैंने ये करा था और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि मैंने देखा कि कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन चल रहे हैं, तो मैंने अपनी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के उसके लिए और जो फॉरेन रिलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं सबके लिए एक कोट कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन में प्रिपेयर कर लिया था, जो मैं लिख के आई थी, जो मैं अपनी कॉपी में मेंशन करके आई थी। मुझे डायग्राम एक बनाने का बहुत अच्छा लगता था कि आप हर आंसर में एक डायग्राम बना सकते हैं, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो इंडिया का हो। आप जब ऐसे सोचेंगे तब जाके आप पूरे जितने 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके छूट ही जाएंगे जिसमें डायग्राम होंगे, लेकिन आप 14 to 15 मतलब 70-80% में भी ऐसा करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद DI का मैं हर रोज़ 1 घंटा करती थी। करंट अफेयर के लिए टॉपिक लिस्टिंग, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिस पे टॉपिक दिए रहते हैं कि अच्छा इस बार करंट अफेयर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन टॉपिक के बेसिस पे अपने 2 पेजर नोट्स बना लेती थी और मैं एंड टाइम पे उन्हीं को रिवाइज करूँगी। ऐसे ही इकोनॉमी और जियोग्राफी के लिए जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बिहार का स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इन सारे कॉन्सेप्ट पे मेरे नोट्स रेडी करे थे मैंने और ये 3 महीने में ही करे थे। और इससे क्या होता है, आप लिखते हैं, सुनते हैं, फिर रिवाइज करते हैं तो आपकी मसल मेमोरी ही बिल्ड हो जाती है। आपकी मसल मेमोरी में ये सारे की कॉन्सेप्ट रहते हैं। उसके साथ पॉलिटी भी मैंने गवर्नर पे, फेडरलिज्म पे, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PYQ हमेशा अपने साथ रखिए, उन पे 1 पेजर नोट्स बनाते जाइए। और जो भी आप पीयर ग्रुप में देख रहे हैं हमेशा पीयर ग्रुप को रेफ़र कीजिए। और आपके पास अब तो आपके पास काफ़ी सारी टॉपर्स कॉपी होंगी, उनको रेफ़र करिए कि अच्छा फेडरलिज्म में कैसा क्वेश्चन देखा गया था। ऐसे ही एजुकेट भारत की PYQ की एक बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें आपको एक आंसर फॉर्मेट में पूरा दिया है। मान लीजिए कि साइंस टेक में सोलर पावर पे, इसरो पे हमेशा क्वेश्चन आता था रेलिवेंस पे, और मैंने उसको नैनोटेक, बायोटेक ऐसे करके डिवाइड कर लिया था और हर पे कीवर्ड्स, सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन कर लेती थी। इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगी और कंक्लूजन क्या लिखूंगी ये मेंशन कर लेती थी, क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एक इंट्रोडक्शन होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप पेन उठाएंगे और लिखने लगेंगे। इसरो पे APJ अब्दुल कलाम का कोट था एक लाइन की, इसरो सिर्फ एक मिशन पूरा करने वाला चीज़ नहीं है, जबकि ये एक इंडिया को एक ब्रॉडर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक सॉफ्ट पावर देने वाला मिशन है। भाई ये कोट में कभी भी इसरो का क्वेश्चन आएगा मैं यूज़ करूँगी। तो ऐसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन जिसमें एक कोट हो, जिसमें आप बहुत एक अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं अपना, आप वो कीजिए। तो इस तरह मैंने अपना प्रिपेयर करा। ऑल्सो लास्ट टाइम पे स्टडी फॉर UPSC PCS वाले चैनल पे सर रिवीजन नोट्स देते थे, तो लास्ट 15 दिन बचते हैं, शायद अप्रैल के महीने में उन्होंने शुरू कर दिया था, तो हर 5 दिन में उनका एक रिवीजन मोड आता था, मैं वो फॉलो करती थी। उससे आपको सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं, आपके उसमें भी लिखे हो, जब आप सुनते हैं तो आपको याद रह जाते हैं वो। तो कोई भी ऑपरेशन सिंदूर किसी का भी आप आए तो उनके वो PDF भी देते हैं, उससे रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके साथ PYQ, रिटर्न PYQ एजुकेट भारत के, उसमें मैं क्या करती थी, जो भी मुझे नया मिला, जो भी मुझे अच्छा कीवर्ड क्लिक करा, तो मैं उसी क्वेश्चन में पेन से लिख लेती थी, ताकि मैं एक ही जगह से पढूं। हमेशा अपने रिसोर्सेज ऐसे रखिए कि आप एक ही जगह से पढ़ पाएँ। इसके साथ साथ जब मैं पेपर लिख रही थी तो मेरा हमेशा से टारगेट यही रहता था कि पहले मैं DI सॉल्व करूँ, 40-45 मिनट्स दूँ, लेकिन 70 में बहुत बड़ा DI आया था और मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था DI सॉल्व करने में, लेकिन मेरा पूरा DI सही हुआ था इसके लिए, इस वजह से, क्योंकि उसको मैंने पहले अटेम्प्ट करा था। आपका फ्रेश माइंड होता है तो आपका सबसे अच्छा सॉल्व तभी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद मैंने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे और मेरा हमेशा टारगेट रहता था हर क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो किसी भी एवरेज आंसर से मुझे 2 नंबर ज़्यादा दे दे, 1 नंबर ज़्यादा दे दे। और यकीन मानिए आपके वही 1-2 नंबर हर आंसर में ही आपके जाके क्यूमुलेटिव में 20, 25 या 30 नंबर ज़्यादा बन जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने ये मेंस के लिए करा था। मेंस जब हो गया था उसके बाद 6-7 महीने बाद रिज़ल्ट आया था। उसके बाद ही मैंने जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम देखना था मुझे। ये मेरा किसी भी एग्ज़ाम के लिए पहला इंटरव्यू था, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन था कि भाई मुझे बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिले। मेरे पास अच्छा पीयर ग्रुप नहीं था जो BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, मेरे फ्रेंड्स नहीं दे रहे थे। तो
फिर मैंने एजुकेट भारत का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो ज्वाइन करा और इसमें काफ़ी अच्छा पीयर ग्रुप मिला मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल सर की पर्सनल मेंटरशिप है, जिसमें उन्होंने मतलब वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप उनको कॉल करिए, वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। मेरा इंटरव्यू 4 अप्रैल को था, सेकेंड फेज़ में था, तो मेरे पास 3 से 3.5 महीना था जिसमें मेरे पास टाइम था। और उसमें आपको लगता है टाइम है तो पढ़िए, टाइम है आपके पास तो पढ़िए, आप क्या कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। मैंने अपना ऑप्शनल जियोग्राफी लिया था, जो सब्जेक्ट ऑप्शनल्स आता है, और वो ऑप्शनल आपका बेसिक नोट्स जो आपने प्रीलिम्स के लिए रखे हैं उससे निकल जाता है। इतना कोई टफ नहीं आता क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती। तो आप 1-2 पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अपने प्रीलिम्स के नोट्स रिवाइज कर लीजिए, उससे आपका ऑप्शनल पेपर निकल जाता है। तो इसके लिए इंटरव्यू के टाइम पे मुझे बहुत सारा पढ़ के गई थी, मैं बहुत सारा प्रिपेयर करके गई थी, मैं बहुत सारे टॉपर्स के एक्सपीरियंस सुन के गई थी। और जब मैं ये सब सुनती थी मेरे पास बहुत सारा नॉलेज हो गया था और मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा मेरा। लेकिन जब मैं इंटरव्यू में बैठी तो उन्होंने वैसा कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कुछ नए सवाल पूछे, अलग सवाल पूछे। तो और मैं बहुत उदास थी कि मैंने इतना पढ़ा इंटरव्यू के लिए लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा। और मैंने जब आके सर को सबसे पहला कॉल करा और उनको बताया कि सर ऐसा हुआ है, मैं खुश नहीं हूँ, तो सर ने मुझे बोला कि जो वो टेस्ट करना चाहते थे, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन के, वो टेस्ट कर चुके हैं और तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और मुझे लगता है हाँ, शायद इंटरव्यू भी उन्होंने जो वो मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे थे और जो मेरा बिहेवियर टेस्ट कर रहे थे, ट्रेड्स चेक कर रहे थे, उन्होंने वो किया। और वो कॉन्फिडेंस आता है, वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, उस पीयर ग्रुप से वो कॉन्फिडेंस आया, सौरभ सर से वो कॉन्फिडेंस आया कि भाई जाएंगे और हम फोड़ देंगे, हम इंटरव्यू में जो भी वो पूछेंगे हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो इस तरह जर्नी कंप्लीट हुई। इन रिजल्ट्स का वेट काफ़ी दिन तक करते रहे, लेकिन फाइनली रिज़ल्ट आया। और मुझे नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता है कि आपकी ये रैंक आ जाएगी। मैं उस टाइम भी बस ये ईश्वर से कामना कर रही थी कि भगवान बस PDF में नाम आ जाए मेरा, बस मुझे कुछ भी दिलवा दीजिए, बस मुझे एक चीज़ चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और एक मोटिवेशन चाहिए था, एक कॉन्फिडेंस चाहिए था कि भाई कहीं तो कुछ हो गया है। मेरे घर वाले भी इस पूरी जर्नी में, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन है, वो हमेशा कहती थी कि अरे तुम तो टॉपर हो, तुम नहीं निकाल पा रही हो, किसी का नहीं निकल रहा होगा, तुम निकाल लोगी। तो ये जो ट्रस्ट है जो आपके घर वाले आप पे रखते हैं, वही एक फ्यूल होता है इस जर्नी में। जो 5 साल अभी आज मैं सोचूंगी यार मैंने 5 साल दे दिए तो मुझे बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप उसको रोज़ जी रहे हो, जब आप उसको कर रहे हो, आपके घर वालों का सपोर्ट आपके साथ है, आपके रिलेटिव्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और मैं एक और फैक्टर मेंशन करना चाहूँगी, बहुत लोग का मानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई कीजिए, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करिए। मैं मानती हूँ आप अगर 12 घंटे का आप टाइम दे रहे हैं ना, तो आप 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दीजिए। मैं इसका बहुत बड़ा रोल मानती हूँ। मैंने 2024 से मैं अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। मैं एक्सरसाइज करना, अगर नहीं, जब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आपको 1 घंटा टाइम नहीं मिलता था कि मैं बाहर जाके एक्सरसाइज कर पाऊँ, तो फिर मैं घर पे बैठ के योगा करती थी। मैं 30 मिनट का योगा करती थी। लेकिन ये टाइम आप ज़रूर दीजिए, आप अपने मन को शांत रखिए, आप अपने मन को पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उससे अलग 1 घंटा दीजिए कि आप अपने मन को शांत रखे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये ज़रूर कीजिए। ये आप 12 घंटे पढ़ेंगे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, और जब आप 10 घंटे पढ़ेंगे और ये 2 घंटे देंगे तो उसका रिजल्ट आपको दुगना मिलेगा। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए इस चीज़ को कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को और आप अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर ध्यान दें, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताएं और बस मेहनत करते जाएं। ईश्वर एक दिन अच्छा देगा आपको, बहुत अच्छा देगा। बस आप मेहनत करते जाएं और स्टार अलाइन करेंगे और आपको अपना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मेरी जो भी कॉपीज़ हैं, जो भी BPSC की कॉपीज़ हैं और जो भी मेरे नोट्स हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो आप मेरा वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे वहाँ से रीच आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं आप किसी के लिए भी हेल्पफुल होंगी, आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ा भी योगदान दे पाऊँगी, दैट विल बी गुड फॉर मी। मेरी टेलीग्राम ID आस्था दमेले के नाम से ही है, उसी नाम से मेरा चैनल है। और इसके साथ DKT प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा टॉपर्स को देखती थी, सुनती थी, क्योंकि यहाँ आके एक रियल स्ट्रेटजी पता चलती है कि अच्छा आप किसी प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं तो उस प्लेटफॉर्म की ज़्यादा बातें पता चलती हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे लगता था कि
एक रियल स्ट्रेटेजी पता चल रही है और एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी। मुझे किसी रिसोर्सेज की हेल्प चाहिए होती थी तो मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म पे रिसोर्सेज डाल के आप सर्च करेंगे तो वो रिसोर्सेज की लिस्ट मिल जाती थी, और कि किसी पेपर में पेपर स्पेसिफिक देखती थी तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता था कि अच्छा यहाँ जाके देख लेंगे तो एक टॉपर ने क्या किया है यहाँ जाके मुझे पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी यूपीएससी टॉपर्स की वीडियोस देखी हैं, और इसी के साथ एक लाइन है जो मेरे साथ मैंने काफ़ी पहले सुनी थी, और मेरे एक दोस्त के घर पे वो ये पोस्टर चिपकाए हुए था, तो वहाँ से मुझे याद है कि सालों का सफ़र एक दिन जब हसीन लम्हा बन के तुम्हारे सामने आएगा और तुम उसके सामने बस मुस्कुरा पाओगे। तो ये है कि सालों का वो आज लग रहा है कि हाँ, सालों का सफ़र एक दिन बहुत हसीन लम्हा बन के तुम्हारे सामने आता है, और जितना हसीन लम्हा बन के सामने आए उसको एक्सेप्ट कीजिए, भगवान के शुक्रगुजार रहिए, और हमेशा वो याद रखिए कि हम कहाँ से उठे थे और हमने वो अचीव कर लिया तो सब लोग भी अचीव कर लेंगे। सबको भी एक दिन अपना जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकती हूँ तो श्योरली आप मुझे रीच कीजिए। थैंक यू।